नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आखिरकार नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली घुटनों के बल आ गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मदद की गुहार लगाई है। चारों तरफ से मदद के लिए बोल बोल के थक जाने के बाद जब केपी शर्मा ओली के पास कोई विकल्प नहीं बचा तो आखिरकार भारत की शरण में उसे आना पड़ा। और ये शरण में आने के पीछे सबसे बड़ा कारण भारत के हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट जो नेपाल में चल रहा है उसके अधर में लटक जाना था, क्योंकि केपी शर्मा ओली की सरकार के कई मंत्री इस बात के लिए भी उनको फटकार लगा रहे थे कि ये छोटे से मुद्दे जो बॉर्डर डिस्प्यूट के हैं, 3 क्षेत्रों पर कब्जा को लेके है कि 3 क्षेत्र लिम्पुआधुरा, काला पानी और लिपू लेक का वो क्षेत्र भारत का है या नेपाल का है, इस मामले को इतना तूल न दिया जाए ताकि भारत के साथ संबंध खराब हो। और भारत और नेपाल के बीच के इस संबंध खराब होने के कारण हजारों करोड़ का जो भारत सरकार नेपाल सरकार को ऐड देती है, नेपाल में कई तरह के प्रोजेक्ट जो भारत सरकार के फंड से बनाए जाते हैं वो सारे अटके रहे और यही समस्या चल रही थी। ये समस्या पिछले साल नवंबर से ही चल रही थी, जब नवंबर में भारत सरकार ने कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने के बाद नवंबर में एक नया नक्शा जारी किया था। उसी के बाद नेपाल ने थोड़ी आवाज उठाई थी, लेकिन भारत ने कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं की और इसके बाद ये विवाद चलता रहा। लेकिन जब पिछले कुछ महीने से जब भारत ने जो मानसरोवर के रास्ता बनाने के लिए उसका उद्घाटन किया गया तो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इसको मुद्दा बना दिए। उन्होंने एक नया नक्शा जारी किया और उस नक्शे में 3 क्षेत्र जो भारत के 3 क्षेत्र हैं, काला पानी, लिम्पुआधुरा और लिपू लेक, इसको अपने नक्शे के अंदर ले आया और नेपाल ने यह विवाद पैदा कर दिया कि दोनों देश के बीच का यह क्षेत्र नेपाल का है। और इसके बाद जो वहां पर राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति हुई, उससे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी जो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी है उसी में विद्रोह होना शुरू हो गया। लेकिन भारत सरकार इसके ऊपर नजर गड़ाए हुई थी। नेपाल के तरफ से बार बार इस बात के लिए जो पहल करने की जरूरत हो रही थी, नेपाल बार बार ये कह रहा था कि ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट दोनों देशों के बीच है उस पर कोई बातचीत हो। लेकिन भारत सरकार चुपचाप इसे देख रही थी कि नेपाल को जहां जहां जैसी स्थिति उत्पन्न करनी है, जो जो जगह से सहायता लेनी है वो ले ले, उसके बाद भारत सरकार अपना स्टैंड लेगी। लेकिन साथ साथ नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत के ऊपर ही जो आरोप लगाना शुरू कर दिया कि भारत सरकार उनकी जो नेपाल की सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, उसको अस्थिर करना चाहती है और साथ साथ केपी शर्मा ओली को हटाना चाहती है। ये ओली के जो ये बयान थे उसके बाद समस्याएं पैदा हो गई, क्योंकि ओली चीन की गोद में बैठे हुए थे। अब ये समस्या जो पैदा हुई उसके कारण नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर फूट पड़ गया और अब वो फूट धीरे धीरे विरोध के तौर पर सामने आने लगा। हालांकि नेपाल इस बीच भी बार बार भारत सरकार से यह अपील करती रही कि इस मुद्दे पर बातचीत की जाए। जो बॉर्डर डिस्प्यूट दोनों देशों के बीच है, जो काला पानी, लिम्पुआधुरा और लिपू लेक का विवाद चल रहा है, उस पर एक बातचीत हो। लेकिन भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल चुप्पी साधे रहे कि जब तक नेपाल को यह समझ में ना आ जाए कि उनके दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, तब तक ये पहल करने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि उस समय तक नेपाल चीन के गोद में बैठा हुआ था और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बार बार चीन से सहायता मांग रहे थे ताकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के अंदर का जो डिस्प्यूट हो वो किसी तरह से सुलझ जाए और पुष्प कमल दहल प्रचंड, माधव कुमार नेपाल जैसे नेता जो ओली के विरोध में खड़े थे वो उसका समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नेपाल के प्रधानमंत्री को हटाने की कवायद चलने लगी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के अंदर 2 गुट बन गए। एक गुट नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का था तो दूसरा गुट पुष्प कमल दहल प्रचंड और माधव कुमार नेपाल के साथ साथ झालानाथ खनल, ये जो 3 भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं नेपाल के, इन तीनों ने उनके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। बिल्कुल आर पार की लड़ाई होने लगी।
अब चीन के शरण में जाकर नेपाल के प्रधानमंत्री ओली को कुछ भी हासिल नहीं हो पाया, तब आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शरण में इनको आना पड़ा और भारत सरकार के साथ फिर से संबंध बेहतर करने की कोशिश करनी पड़ी। और पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे बयान आए जो भारत के साथ उनके संबंधों को पटरी पर लाने के लिए सही था। उनके प्रधानमंत्री के अलावा नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्वाली ने बार बार ये कहा कि कुछ क्षेत्र में विवाद के कारण भारत के साथ रिश्ते खराब नहीं किए जाने चाहिए, और इसके बाद अब दोनों देशों के बीच बातचीत होने लगी और अब अगले सप्ताह एक बड़े स्तर की बातचीत होने वाली है। ये जो हाई लेवल की बैठक होगी उसमें नेपाल के तरफ से नेपाल के विदेश सचिव शंकर दास बैरागी होंगे, तो दूसरे तरफ से भारत के जो नेपाल में राजदूत हैं विनय मोहन, वो इसका भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। दोनों देशों के बीच जो ये बातचीत हो रही है उसका ऐसे तो एक आधार है कि भारत जो फंड देता है, नेपाल को सहायता करता है, और उसके तहत जो नेपाल में कुछ काम चल रहे हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उस प्रोजेक्ट का रिव्यू करना। पिछले कुछ समय से नेपाल और भारत के बीच जो संबंध खराब हुए थे उसके कारण कुछ प्रोजेक्ट जो नेपाल में भारत का चलता है उसका रिव्यू नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण फंड वहां पर यूज नहीं हो पा रहे थे। भारत सरकार ने इस साल के अपने बजट में 800 करोड़ रुपए का फंड नेपाल के लिए दिया है। 800 करोड़ के इस बजट में नेपाल में रेलवे लाइन का विस्तार करना है, उसका विकास करना है, और साथ साथ एक पॉलिटेक्निक कॉलेज वहां बनाया जाना है। इसके अलावा एक पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी वहां पर बनाया जाना है। इन 3 चीज़ों के लिए जो रिव्यू किया जाना था काम का कि किस तरह का काम यहाँ पर किया जाएगा और कितना काम हो चुका है, ये अभी तक नहीं हो पाया था, जिसके कारण भारत सरकार जो फंड नेपाल को देती है वो रिलीज भी नहीं हो पा रही थी और वहाँ काम अटके हुए थे। इसको लेकर नेपाल के अंदर एक अलग तरह का दबाव था केपी शर्मा ओली के ऊपर, और इस दबाव को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और आखिरकार नेपाल के जो भारत में राजदूत हैं वो बार बार विदेश मंत्रालय से संपर्क करके इन सारी समस्याओं का समाधान की तरफ बढ़ने के लिए कहा। और आखिरकार जो ये सारी गतिविधियां चली उसमें चीन के हाथ खड़ा करने के बाद केपी शर्मा ओली को भी समझ में आ गया कि भारत के साथ दुश्मनी निभाया नहीं जा सकता, क्योंकि नेपाल के अंदर भारत को लेके ज़्यादा संवेदनशीलता है। नेपाल में भारत के प्रति संवेदनशीलता ज़्यादा है, जिसके कारण वहाँ पर भारत के साथ भारत विरोधी रवैया अपनाकर वहाँ की राजनीति में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के बीच विवाद चल रहा था उसमें भी जब भारत के साथ संबंध पटरी पर आने लगा तो एक ठहराव आ गया। अब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ आवाज उतनी तेज नहीं चल रही है, क्योंकि भारत के साथ नेपाल अब लगातार बातचीत में लगा हुआ है और भारत के से बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा था, और इसके कारण भारत सरकार भी थोड़ी नरमी बरतने लगी और अगले सप्ताह तक एक हाई लेवल मीटिंग की बात हुई दोनों देशों के बीच, जिसमें इस प्रोजेक्ट को आगे कैसे बढ़ाया जाए, 800 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इस पर चर्चा होगी। और उसके साथ साथ नेपाल और भारत के बीच जो संबंध बिगड़ गए हैं, थोड़ा सा जो ठहराव आ गया इस सीमा विवाद के कारण, उसको लेकर भी चर्चा होगी। लेकिन ऑफिशियली अभी ये नहीं बताया जा सकता है कि ये जो चर्चा की जाएगी बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर वो आगे कब तक आगे बढ़ेगी। लेकिन अभी जो स्थिति है वो यही है कि नेपाल अब पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया है। उसकी सारी जो हेकड़ी थी केपी शर्मा ओली की वो निकल गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की लगातार गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि हर साल भारत सरकार नेपाल के लिए फंड जारी करती है और इस साल भी 800 करोड़ का फंड जारी किया था। हालांकि ये फंड पिछले साल के जो भारत सरकार के बजट में जो पिछले साल नेपाल के लिए रखा गया था उससे कम था, क्योंकि पिछले साल
भारत सरकार ने 1200 करोड़ रुपया नेपाल के लिए रखा था, लेकिन पिछले साल का जो 1200 करोड़ रुपया था पिछले फाइनेंशियल ईयर का, उसमें से सारा पैसा खर्च नहीं हो पाया, जिसके कारण इस साल उसको घटा के 800 करोड़ रुपया कर दिया गया। उससे पहले भी 2018-19 के बजट में भारत सरकार ने 763 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। इससे पहले जब नेपाल में भूकंप आया था तो $1 बिलियन का सहायता करने की भारत सरकार ने घोषणा की थी और उसका भी अलग से काम चल रहा है। तो ये सारी कवायद जो भारत सरकार के कई प्रोजेक्ट जो भारत के पैसे से नेपाल में चल रहे थे, वो जब 6 महीना से अटक गया तो उसके बाद केपी शर्मा ओली की हालत पतली हो गई और वो बैकफुट पर आ गए और वो अब जय श्री राम का नारा भी लगा रहे हैं। अयोध्या में मंदिर के लिए निर्माण के लिए भूमि पूजन होना है, उस बात के लिए भी बधाई दे रहे हैं। और अब आगे दोनों देशों के बीच जो बैठक होने वाली है उसमें चीन को एक बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि ये हाई लेवल मीटिंग 4-5 महीने में पहली बार हो रही है। पिछले कुछ समय से दोनों के बीच चीन को लेकर विवाद जो बढ़ा था उसका अब समाधान धीरे धीरे होने लगा है और नेपाल अब धीरे धीरे भारत के साथ पहले से ज़्यादा बेहतर स्थिति में सामने आने लगा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।